मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल, मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था आपके स्वर संधि एंड व्यंजन संधि, और उसी श्रृंखला में आज मैं आपके सामने विसर्ग संधि को पढ़ाऊँगी। तो विसर्ग संधि क्या है, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, क्या इसके कुछ मुख्य नियम हैं, हम उसी का अध्ययन आगे करते हैं। ठीक है, तो देखें कि यदि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हम देखें थे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विकार का मीन्स है यानी कि परिवर्तन होना, कि विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन हो जाए हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मानो निराहार है, तो निराहार में क्या है कि स्वर भी स्वर आ रहा है, यानी कि ये आ जो है हमारा क्या है, ये हमारा स्वर है। तो नि धन आहार, तो हमारा क्या हो जाएगा, निराहार। अगला देखिए दोह धन आशा दुराशा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम इन दोनों को अवश्य लगाएंगे, यानी कि विसर्ग को हम जरूर लगाएंगे। ऐसे ही है तपोभूमि, यानी कि तप धन भूमि। तीसरा है, अगला है मनोयोग। मनोयोग यानी कि मनहा धन योग। अब आप गौर से देखिए, इसमें ऊ की मात्रा भी आ रही है, इसमें छोटा आ, इसमें बड़ा आ, और इसमें ए की और ओ की मात्रा भी आ रही है। तुम इससे पहचान सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, विसर्ग संधि है। अब हम इसका नियम पढ़ लेते हैं कि पहला नियम क्या है, क्योंकि संधि में कुछ नियम है। जैसे व्यंजन संधि में भी कुछ नियम थे, उसी प्रकार से स्वर संधि में भी कुछ नियम थे। तो हम आज विसर्ग संधि के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि कवर्ग जैसे होता है ना, एक प्रत्येक वर्ग का तीसरा, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग जो होते हैं, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि जैसे मानो कवर्ग है तो का खा गा, तो का खा गा यानी कि गा हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा वर्ण हो गया। ठीक है, चौथा क्या है हमारा, क ख ग घ, घ हमारा चौथा हो गया, अड़ा हमारा पांचवा वर्ण हो गया। अथवा यानी कि प्रत्येक वर्ग का, यानी कि कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, पवर्ग और टवर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अथवा या रा लावा, यानी कि ये हमारे क्या हैं, ये क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन, और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनहा धन अनुकूल, यानी कि मनोनुकूल, तप धन बल, तपोबल, तप धन भूमि, तपोभूमि, पय धन पय धन प्लस धन, यानी कि पय धन धन, पयोधन, मनहा धन योग। हम इसको प्लस के साइन को मैथ में प्लस बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में इसको धन ही बोलते हैं, मनोयोग। अधा धन गति, अधोगति, वया धन वृद्ध, वयोवृद्ध, पया धन द, पयो। देखिए कुछ अपवाद भी हैं। पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः धन मुद्रण, तो पुनर्मुद्रण, अंत धन धान, अंतर ध्यान, यानी कि इस तरह के यहाँ यदि दो टर्म आए तो हमें याद रखना है, इसमें रा हो जाएगा। अगला है विसर्ग का रा हो जाना यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, ठीक है, कोई दूसरा स्वर हो, तो बाद में आ ऊ हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा। जैसे निहि धन आशा, तो निराशा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, निराशा, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा स्वर आ रहा है, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह के जो स्वर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या होगा, आ ऊ और ऊ हो जाएगा, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा लावा ला हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा रा हो जाएगा। ठीक है, तो निहि धन आशा यानी कि निराशा। ठीक, निहि धन धन निर्धन,
निहि धन बल निर्बल, निहि धन जन निर्जन, आसी धन वाद आशीर्वाद, दो धन बल दुर्बल, दु धन जन दुर्जन, नि धन धारण निर्धारण, दो धन उपयोग दुरुपयोग, दो धन उहु दुरुहु, वही धन मुख वही मुख। इसमें से कुछ संधियाँ ऐसी हैं जो अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं, जिसमें कि एक तो है आपके निराशा, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक है निर्बल, निर्जन, आशीर्वाद, दुरुपयोग और आपकी दुरूह, इनको ध्यान से देखिएगा। और दुर्जन, ये कुछ ऐसी प्रसिद्ध है जो कि अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं। अगला है आपके सामने विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग का क्या है? श हो जाता है। जैसे मानो यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा, छा या शा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निहि धन चिंत निश्चिंत, निहि धन छल निश्चल, दु धन शासन दुशासन, दु धन चरित्र दुष्चरित्र। तो ये भी चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो ये पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। अगला है विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? सा षटकोण हो जाएगा। जैसे निधन कपट निष्कपट, निधन कंटक निष्कंटक, धनुधन टंकार धनुष्टंकार, निहिधन ठुर निष्ठुर, निहिधन प्राण निष्प्राण, निहिधन फल निष्फल। ठीक है, तो ये इसमें से धनुष्टंकार आप देख लीजिएगा, निष्कपट देख लीजिएगा, निष्ठुर और एक निष्फल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है और एक इसमें अपवाद है दुख, तो दुह धन ख, यानी कि इसमें एक ये ऐसा है कि दुख जो शब्द है वो हमारा क्या होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और देखिए अलग अलग वर्ण हैं इसमें, दुह अलग वर्ण है, खा अलग वर्ण है, तो दुख एक अपवाद की श्रेणी में आता है, यानी कि इसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता। अगला है विसर्ग का सा हो जाना। विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धन ते यानी कि नमस्ते, मनः धन ताप यानी कि मनस्ताप, दो धन तर दुस्तर। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर विसर्ग की जगह पर सा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नमस्ते, मनस्ताप, दुस्तर। तो नमस्ते मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनस्ताप मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके आगे देखिए कि विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो या बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल प्रातःकाल, अंत धन करण अंत्यकरण, अंत धन पुर अंत्यपुर, अध धन पतन अधो पतन। ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर एक बार याद करिएगा, क्योंकि ये या तो इसका संधि विच्छेद आ जाएगा या फिर इसका क्या कहते हैं, ये भी पूरे बनाने को भी आ सकते हैं और इसका संधि विच्छेद भी आ सकता है, तो दोनों ही आ सकते हैं। अगला है नमः धन पुर, नमः एवं पुर में विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धनकार नमस्कार, पुर धनकार पुरस्कार। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर में आने की पूरी संभावना है।